नमस्कार। हिंदी व्याकरण की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं पाठ 5 शब्द निर्माण। पिछली वीडियोस में हमने जाना कि उपसर्ग और प्रत्यय का प्रयोग कर हम नए नए शब्दों का निर्माण किस प्रकार कर सकते हैं। आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे समास के बारे में कि समास क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं और इसके द्वारा नए नए शब्दों का निर्माण हम किस प्रकार से कर सकते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं समास का अर्थ। समास का अर्थ होता है संक्षिप्त करने की विधि, अर्थात जब परस्पर संबंध रखने वाले दो या दो से अधिक शब्दों को जोड़कर उनका मेल कर एक नया शब्द बना दिया जाता है, तो उस प्रक्रिया को हम समास कहते हैं। समास, अब एक उदाहरण ले लेते हैं, जैसे रसोई के लिए घर। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि कई पद हैं। आप रसोई के लिए घर को यदि ये एक शब्द में आप बताना चाहें तो क्या होगा? रसोई घर। तो जो यह नया शब्द बना रसोई घर, इस शब्द को हम कहते हैं समस्त पद या सामासिक शब्द। और इस नए शब्द को बनाने की जो प्रक्रिया है वह समास कहलाती है। तो हमने जाना कि परस्पर संबंध रखने वाले दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को समास कहते हैं और इस प्रक्रिया से जो नया शब्द बनता है उसे हम समस्त पद कहते हैं। अब इस समस्त पद के भी दो भाग होते हैं। जैसे रसोई घर में यदि हम देखें तो रसोई और घर इसके दो भाग हैं। तो जो पहले वाला शब्द है अर्थात रसोई, वह पूर्व पद कहलाता है और दूसरे वाला पीछे वाला जो भाग है वह उत्तर पद कहलाता है। जैसे यहाँ उदाहरण दिया गया है देशवासी। यदि हम देखें तो देश दो शब्द हैं यहाँ पर, देश पूर्व पद है और वासी उत्तर पद है। और जब इस समस्त पद को हम अलग अलग करते हैं तो वह प्रक्रिया कहलाती है समास विग्रह। यानी कि देशवासी का यदि हम विग्रह करना चाहें तो क्या होगा? देश का वासी, और यह प्रक्रिया कहलाएगी समास विग्रह। जब हम विभिन्न पदों से एक पद बनाते हैं तो वह प्रक्रिया समास कहलाती है और उसे हम समस्त पद कहते हैं। और जब हम उस समस्त पद को अलग करके लिखते हैं तो वह प्रक्रिया क्या कहलाती है? समास विग्रह। अब हम बढ़ते हैं समास के भेद पर। मुख्य रूप से समास के 6 भेद होते हैं: तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु, द्वंद्व, बहुव्रीहि और अव्ययी भाव समास। तो अब हम एक एक कर इन्हीं जो इसके भेद हैं उन पर हम चर्चा करेंगे। अभी हमने जाना कि जो समस्त पद होता है उसके दो भाग होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद। तो जो तत्पुरुष समास होता है इसमें समस्त पद का जो दूसरा पद होता है अर्थात उत्तर पद वह प्रधान होता है। तो ऐसा समासिक शब्द जिसमें उत्तर पद प्रधान हो वहाँ तत्पुरुष समास होता है। जैसे यहाँ आपको कुछ उदाहरण दिए गए हैं। राजसभा, यदि हम इसका विग्रह करें तो क्या होगा? राजा की सभा। ठीक है। और जो सबसे बड़ी पहचान होती है तत्पुरुष समास की वह है कि इसमें जो बीच में कारक की विभक्तियां या कारक के परसर्ग आते हैं उनका लोप हो जाता है। जैसे हमने अभी कहा राजा की सभा, तो यदि जब हम इसका समस्त पद बनाएंगे तो शब्द बन जाएगा राजसभा और जो की विभक्ति परसर्ग है उसका लोप हो जाता है। कुछ अन्य उदाहरण यहाँ दिए गए हैं। जैसे सामासिक शब्द या समस्त पद है विमान चालक, विमान को चलाने वाला।
इसी प्रकार यदि हम नीचे देखें गुण युक्त तो विग्रह हो जाएगा गुण से युक्त। यदि और उदाहरण देखते हैं तो जेब खर्च और विग्रह क्या होगा जेब के लिए खर्च। इसी प्रकार गुणहीन गुण से हीन, गंगा जल गंगा का जल। तो यह तो हुआ तत्पुरुष समास जिसमें कारक की विभक्तियों का लोप हो जाता है जब हम समस्त पद बनाते हैं और उत्तर पद प्रधान होता है। अब बढ़ते हैं हम अगले समास की ओर, कर्मधारय समास। कर्मधारय समास की जो पहचान है वह देखिए कि इसमें जो एक पद है वह विशेषण होता है और दूसरा पद विशेष्य। अब पहले विशेषण और विशेष्य ही जान लेते हैं। जब हमने विशेषण पढ़ा था तो जाना था कि जो विशेषता बताते हैं ऐसे शब्द क्या कहलाते हैं विशेषण, और जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है उसे हम विशेष्य कहते हैं। तो कर्मधारय समास में जो सबसे बड़ी पहचान है वह क्या है कि यहाँ पर जो पूर्व पद और उत्तर पद हैं उसमें विशेषण और विशेष्य का संबंध होता है, और इसके अतिरिक्त यहाँ पर उपमेय और उपमान का संबंध भी होता है। उपमेय और उपमान क्या होते हैं? उपमान जब हम एक चीज़ की तुलना दूसरे चीज़ के साथ करते हैं तो जिससे तुलना की जाती है उसे हम उपमान कहते हैं, और जिसकी तुलना की जाए उसे हम उपमेय कहते हैं। जैसे चंद्रमुख, चंद्रमा के समान मुख। ठीक है, तो जो कर्मधारय समास है उसमें जो पूर्व पद और उत्तर पद होता है उसमें या तो विशेषण और विशेष्य का संबंध होता है या उपमेय और उपमान का संबंध भी होता है। साथ ही जो इसकी पहचान हम आपको बता देते हैं कि जब हम विग्रह करते हैं तो साथ में है जो शब्द आता है, जैसे दुरात्मा, दुर है जो आत्मा। नील गगन, नीला है जो गगन। तो यह इसकी पहचान होती है। और दूसरी पहचान होती है कि के समान आता है जब हम विग्रह करते हैं। ठीक है, जैसे चरण कमल, चरण के समान कमल, या सागर, संसार सागर, सागर रूपी, संसार रूपी सागर। ठीक है, तो कर्मधारय में यदि हम इसकी पहचान देखें तो सबसे बड़ी क्या है कि एक विशेषण और विशेष्य होता है या उपमेय और उपमान होता है, और जब हम विग्रह करते हैं तो या तो है जो शब्द आता है या के समान, और कभी कभी रूपी भी आ जाता है। तो यह तो पहचान हुई कर्मधारय की। इसके हम उदाहरण देखें, जैसे नीलकंठ, नीला है जो कंठ। काली मिर्च, काली है जो मिर्च। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं हम तीसरे समास की ओर। तीसरा समास है द्विगु समास। अब द्विगु समास में यदि आप देखो तो पहला जो पद होता है पूर्व पद वह सदा ही संख्यावाची होता है, अर्थात जिसमें गिनती आती है ऐसा पद होता है जो पूर्व पद होता है। और साथ ही जब हम उसका विग्रह करते हैं तो एक से अधिक होने का जो बोध कराता है, अर्थात वहाँ पर समूह शब्द आता है। जैसे हम देखें, उदाहरण देखते हैं, जैसे नवरत्न, 9 रत्नों का समूह, या सप्ताह, 7 दिनों का समूह। इन्हीं में आप देखोगे जो पूर्व पद है अर्थात जो पहला पद है वह संख्यावाची है और एक से ज़्यादा होने का बोध करा रहा है जो इसका उत्तर पद है। ठीक है, त्रिभुवन, 3 भुवनों का समूह, 4 पाई, 4 पायों का समूह। तो हमने जाना कि जो द्विगु समास है उसमें जो
पूर्व पद है अर्थात पहला पद है वह संख्यावाची होता है और वह एक से अधिक का बोध कराता है, वहाँ पर द्विगु समास होता है। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, बाकी के बचे हुए समास हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद, शुभ दिन।